प्रिय मित्रों, नमो नमः। संस्कृत कौमुदी में मैं डॉक्टर संजय मौर्य आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के सिलेबस के अनुसार हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पिछली कक्षा तक हम लोग पूर्वोत्तरा सिद्धम सूत्र तक अध्ययन किए। अब आज की कक्षा में हम लोग उसके से जो अगला सूत्र है वृद्धिरादेश, यहाँ से अध्ययन प्रारंभ करते हैं और पूरी वृद्धि संधि और इसके जो भी अपवाद सूत्र हैं सबके बारे में सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन किया जाएगा। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के नोट्स तैयार बनाने के लिए तैयार हो जाए मित्रों। आइए चलिए हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम इसको देखते हैं कि वृद्धिरादेश यह सूत्र कैसा है। तो यह सूत्र देखिए संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र। ठीक। अब प्रश्न ये उठता है कि यह कौन सी संज्ञा करता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे वृद्धि संज्ञा करता है। लेकिन अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ दे यदि कि वृद्धि संज्ञा किस सूत्र द्वारा होती है, तो वृद्धिरादेश और वृद्धिरेचि, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। एक वृद्धिरादेश है संज्ञा सूत्र, वृद्धिरेचि विधि सूत्र है। ठीक। अब बात आ गई कि यह किसकी वृद्धि संज्ञा करता है। अब यह सूत्र जब देखेंगे तब पता चलेगा कि यह वृद्धि संज्ञा किसकी करता है। ठीक। तो आइए अब हम लोग इसका देखते हैं कि किसकी वृद्धि संज्ञा करता है। तो इस सूत्र को हम लोग विच्छेद करके पढ़ते हैं। तो देखिए क्या होगा, वृद्धि, फिर क्या है आत, फिर क्या है एच, है ना, आत एच। आत से हम लोग आ को ले लेंगे और एच प्रत्याहार में कौन आता है? ऐ और औ। कौन आते हैं? ऐ और औ। इन तीनों की यह वृद्धि करता है। आगे बातें समझ में। यह संज्ञा सूत्र है, वृद्धि संज्ञा करता है, लेकिन किसकी वृद्धि संज्ञा करता है? आ, ऐ और औ की। एच प्रत्याहार में दोनों आते हैं। अब फिर बातें वहीं पर चली जाती है मित्रों, जो हम लोग पिछली क्लास में गुण संधि के समय प्रश्न को क्रिएट किया था। कौन से प्रश्न को? कि आ के तो 18 भेद होते हैं, ऐ के 12 भेद होते हैं, औ के भी 12 भेद होते हैं। तो क्या है वृद्धि संज्ञा करेगा? तो इन सभी की करेगा, 18 भेद के आ के, कि ऐ के 12 भेद की, औ के 12 भेद का करेगा, है ना। तो फिर से हम लोग उसी जगह जाएंगे, है ना, तपरस तत्कालस्य सूत्र के ऊपर जाएंगे और वह सूत्र कहता है, फिर से सुन लिया जाए संक्षेप में, यद्यपि हम लोग पिछली कक्षा में इस सूत्र पर बहुत विस्तृत चर्चा किए थे कि त जिसके पहले हो, त के पहले जो हो या त के बाद में जो भी हो। ठीक। त के यदि पहले जो आएगा वह और त के बाद में जो आएगा वह, ये दोनों सिर्फ तत्परस तत्कालस्य अपने उसी काल वाले के ही बोधक होंगे, सबके बोधक नहीं होंगे। यहां देखिए त आया है, त के पहले आ है, फिर ऐ है, ऐ में तो ऐ और दोनों आ गए। तो यह इसमें क्या है, ये दीर्घ काल का है ना। तो ये सिर्फ दीर्घ काल में जो छ होते हैं सिर्फ इन्हीं के बोधक होंगे। और ऐ में भी ये जो दीर्घ होता है इसका तो ह्रस्व होता ही नहीं, तो और प्लुत होगा नहीं, क्योंकि ये उसी काल का ही बोधक होगा, छ और छ। तो जो वृद्धि होगी सिर्फ इसी आ के 6 भेदों की वृद्धि होगी, ऐ के भी 6 भेदों की और औ के भी 6 भेदों की। जो लोग यहाँ पर नहीं समझ पाते होंगे वो लोग पिछली वीडियो को देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी प्लेलिस्ट का जो एलटी के इस व्याकरण का पूरी प्लेलिस्ट का लिंक हम डाल देते हैं, उसमें जो भी होगा शुरू से वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक। चलिए अब अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ दे कि वृद्धि संज्ञा आ के कितने भेदों की होती है, तो 6 भेदों की होती है। वृद्धि संज्ञा ऐ के कितने भेदों की होती है, तो 6 भेदों की होती है। उसी प्रकार से औ का भी समझ लेना चाहिए। ठीक। अब हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं अगले सूत्र की तरफ। अब अगला सूत्र क्या कहता है? वृद्धिरेचि, है ना, वृद्धिरेचि।
यह देखिए, यह जो हम लोगों का अगला सूत्र है, लघु सिद्धांत कौमुदी में क्रम संख्या 33 पर यह दिया हुआ है। खैर कोई बात नहीं। तब ये देखिए, यह कैसा सूत्र है, तो यह देखिए विधि सूत्र है। अब यहां पर हम लोग इसको देख लेंगे कि यह विधि सूत्र है, यह विधान करता है ना। अब यह कौन सी विधान करता है, अब आइए इसको सूत्र को देख करके समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग पिछले सूत्र से, जो आत गुणा वाला है, उस सूत्र से हम लोग अनुवृत्ति ले लेंगे। किसका? आत, इसकी अनुवृत्ति ले लेंगे आत का। ठीक, अब कहते हैं आत वृद्धि, फिर कहते हैं एची, है ना, एची, एच है वृद्धि, एच एच। ठीक, तो अब क्या कहते हैं ये कि अ या आ से परे, अ या आ से परे, है ना, अगर कोई एच, एच प्रत्याहार का वर्ण आए तो, एच बोले तो ए, आई, ओ और औ, तब इन दोनों के स्थान पर यह भी हम लोगों को एक पूर्व परयो के एकादेश अधिकार सूत्र में पढ़ा गया, यह वृद्धिरेचि सूत्र है। तो उस सूत्र के अनुसार जो है कि इन दोनों के स्थान पर एक ही कोई आदेश होगा, और वह आदेश क्या होगा? वृद्धि आदेश होगा। इन दोनों के स्थान पर जो एक आदेश होगा वह वृद्धि आदेश होगा। अब वृद्धि किसको कहते हैं, यह सूत्र पहले हम लोगों को बता चुका है कि आ, आई और औ, यही तीन की वृद्धि संज्ञा होती है। इन्हीं तीनों में से इसको यहाँ पर आदेश कर देंगे। आ गई बातें समझ में? अच्छा मित्रों, अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग, आप लोगों से हम अब डिफरेंट करना चाहेंगे। अभी सिद्धि में नहीं जाएंगे हम लोग, सिद्धि तो देखेंगे, लेकिन यहाँ पर अब हम आप लोगों को आद गुणा में लेकर के चलते हैं, ताकि डिफरेंट जब कर लेंगे हम लोग तब स्पष्ट हो जाएगा। अब आद गुणा जरा क्या कहता है, आद गुणा से समझते हैं पहले। ये आद गुणा सूत्र भी हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे, है ना। आद गुणा सूत्र क्या कह रहा था कि अ या आ के बाद कोई भी अच आ जाए तो, है ना, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? गुण आदेश हो जाएगा। यही पढ़ा था। तो अब जरा बताइए, अ या आ के बाद कोई भी अच, तो कोई भी अच में हम लोगों को ए, आई, ओ, औ भी आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो जब कोई भी अच में जब यह भी आ जाएगा, तब इसका तात्पर्य क्या हुआ कि यह जो वृद्धि संधि है, यह गुण संधि का अपवाद है। यह वृद्धि संधि है ना, ये वृद्धिरेच संधि, ये जो है किसका है? अपवाद सूत्र है। किसका? आ गई बातें समझ में? किसका? आद गुणा का। अब बातें समझ में आई ना? देखिए, आद गुणा सूत्र दो प्रकार के इस प्रकार से होते हैं। एक होता है आपका उत्सर्ग सूत्र, उत्सर्ग, और एक होता है अपवाद, एक होता है अपवाद सूत्र। तो उत्सर्ग सूत्र उसको कहते हैं जो कि जिसका नियम बहुत विस्तृत हो, बहुत ब्रॉड हो, उसे उत्सर्ग सूत्र कहते हैं। उसमें से किसी एक भाग को निषेध करके रोक दिया जाए, उसको हम अपवाद कहते हैं। तो ये आद गुणा उत्सर्ग सूत्र है, क्योंकि यह कह दिया अ या आ के बाद कोई भी अच आ जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? गुण संधि। लेकिन अब देखिए, अ या आ के बाद यहाँ पर ये भी तो अच में आया, तो यहाँ पे वृद्धि संधि हो गई। तो ये वृद्धि संधि आद गुणा का अपवाद है। यह आप लोगों को अगर परीक्षा में पूछ देगा कि गुण संधि का अपवाद सूत्र कौन है, चाहे गुण संधि की अपवाद संधि कौन है, तो गुण संधि का अपवाद सूत्र वृद्धिरेचि है। अच्छा, ये तो अभी वृद्धि तक की हुई बात। अकह सवर्णे दीर्घ भी है, वह कैसे है? आइए हम आप लोगों को यहां पर इस तरह से बता देते हैं समझने के लिए। जैसे यहां पर अ आ ऐसे लिख लीजिए, फिर देखिए अ आ लिख लीजिए, है ना। यहां पर मान लीजिए यह आ हो गया। ठीक, यहां पर लिखिए अ, ई, उ,
री, री, ए, ओ, आई और औ। दिख रहा होगा लगभग स्पष्ट आप लोगों को, है ना। अब यहां पर धन धन हम लोग कर लेते हैं, ठीक। अब यहां पर हम लोग आ दोनों कर लेते हैं। इतना शॉर्टकट में मैंने लिख दिया है, समझ लीजिएगा। एक तरफ हमने पूरे स्वर को लिख दिया है, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ। 9 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक तरफ आ। तो जो आद गुणा सूत्र था ये यही कहा कि अ या आ के बाद अगर कोई भी इधर ये स्वर आ जाए तो कौन संधि हो जाएगी? गुण संधि। लेकिन अ या आ के बाद जैसे ही यहां पर यह दोनों समान आते हैं तो क्या सूत्र लग जाता है? अकह सवर्णे दीर्घ, हमारा ये सूत्र लगता है। और यहां से ए ओ ऐ औ के बाद वृद्धि रेचि लग जाती है, वृद्धि रेचि। अब शेष इतना जो बचता है ई से लेकर के री तक यही भर आद गुणा काम करता है, ठीक। तो आद गुणा का ये दोनों अपवाद सूत्र हुए। इस प्रकार से आद गुणा देखिए यहां पे कौन सा सूत्र हो जाएगा? उत्सर्ग सूत्र। और ये दोनों अपवाद सूत्र हो जाएंगे, अपवाद, ठीक। अब हम उम्मीद करते हैं आप लोग ये बातें समझ गए होंगे। अब परीक्षा में आप लोगों से इससे कैसे भी घुमा फिरा करके प्रश्न पूछ सकता है कि वृद्धि रेचि किसका अपवाद है या अकह सवर्णे दीर्घ किसका अपवाद है। ये शायद अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जो उतना गहन अध्ययन किया होगा वो तो ठीक है, लेकिन कितने लोगों के भी दिमाग में, जहन में इस तरीके से बातें नहीं आई रही होंगी, ठीक। तो ये चीज आप लोगों ने अब समझ लिया। अब हम लोग चलिए चलते हैं इसके उदाहरणों में, इसके उदाहरणों को देखते हैं और इसके सिद्धियों को देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका जो उदाहरण है, क्या उदाहरण है इसका? कृष्ण एकत्वम, इसका उदाहरण है कृष्ण एकत्वम। कृष्ण एकत्वम, इसकी कृष्ण की एकता, इसका अर्थ होगा, यहां से देख लेते हैं, कृष्ण धन एकत्वम। अब यहां पर देखिए कृष्ण, र में क्या है हम लोगों को? अ है, और यहां पर क्या है? ए है। तो अ के बाद ए आ गया है, तो हमारा वृद्धि रेचि वाला कंडीशन पूरा हुआ। अब इन दोनों के स्थान पर हमको एक वृद्धि आदेश करना है। अब यह वृद्धि है यहां पर 3। अब इन तीनों से वृद्धि में, तीनों से कौन किसको आदेश हम करेंगे यहां पर? तो यहां पर अब हम लोगों का स्थानांतरतम सूत्र आकर के लग जाएगा। स्थानांतरतम सूत्र क्या कहता है? अब इसका जो सबसे नजदीकी हो, करीबी हो, तो यहां देखिए अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु, कंठ और तालु। अब इसमें से कंठ और तालु किसका मिलता है हमें? ए दे तो कंठ तालु। इसलिए इन तीनों को झगड़ा करने से यही नियम रोक देता है स्थानांतरतम सूत्र। और ऐ आकर के यहां पर अब इस अ और ए के स्थान पर ऐ आदेश हो जाएगा। जब ऐ आदेश हो जाएगा तो रूप क्या सिद्ध हो जाएगा? कृष्णैकत्वम, है ना। अब यह आकर के हम लोगों का बन गया। बिल्कुल संक्षेप में, इसमें बहुत ज्यादा विस्तृत में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक यह उदाहरण हुआ। अगला उदाहरण है इसका गंगौघ, गंगा का प्रवाह। गंगौघ, गंगा का प्रवाह। तो हमारे विचार से यह भी ऐसे होगा से गंगाधन ओघ, ठीक।
सेम कंडीशन, ओघा पहले नहीं हो तो बाद में हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। गंगाधन ओघ, यहाँ पर आ है, यहाँ पर ओ है, इसकी कंडीशन पूरा हुई, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, औ वृद्धि एक आदेश हो जाएगा, दोनों के स्थान पर यहाँ पर औ आदेश हो जाएगा, और फिर क्या बन जाएगा, गंगा ओघा। आगे बातें समझ में। एक ये उदाहरण हो गया और एक ये उदाहरण हो गया। इसमें अब जो अगला चारों उदाहरणों को मित्रों, जितनी लघु सिद्धांत कौमुदी में जो उदाहरण दिए हैं, कम से कम उसे आप लोग तो देखना ही देखना है। देवैश्वर्यम, देवैश्वर्यम, ठीक, देवधन ऐश्वर्यम, इसका क्या बनेगा, देवधन ऐश्वर्यम, ठीक। तो चाहे आई आवे चाहे ए आवे, होना तो वृद्धि ही है, ठीक। तो यह भी हमारे ख्याल से सब लोग समझ रहे होंगे, इसमें ज्यादा माथापच्ची करने की कोई जरूरत, बताने की जरूरत नहीं है। जो अगला उदाहरण है कृष्णोत्कंठम, कंठ्यम है ना, कृष्णोत्कंठ्यम, ठीक। कृष्णधन, कृष्णधन उत्कंठ्यम, कृष्णधन औत्कंठ्यम होगा, कृष्ण धन औत्कंठ्यम, ठीक है ना। इसका यह उदाहरण होगा, एक बार देख लेते हैं कहीं सही तो लिखा है ना, कहीं ऐसा ना हो, औत्कंठ्य है ना, कृष्णधन औत्कंठ्य। ये माँ जैसे कि बाद में आप चाहेंगे तो लगा सकते हैं, चाहे ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से भी उस तरह से भी। तो ये चार इसके उदाहरण है मित्रों, एक ये रहा, एक दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक। ये चार उदाहरण है वृद्धि रेचीय सूत्र के अंतर्गत। इन चारों को लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया हुआ देख लिए। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद जो वृद्धि संधि के जो अपवाद सूत्र प्रारंभ होते हैं वहां पर से, क्योंकि वृद्धि संधि में अपवाद सबसे ज्यादा हम लोगों को मिलते हैं, तो ये सब फंसाते बहुत ज्यादा हैं। तो ये तो हम लोगों ने सिर्फ वृद्धि को पढ़ा, अब तो ये तो गुण का अपवाद सूत्र था वृद्धि, अब वृद्धि का भी अपवाद सूत्र कौन है, अब उसको देखते हैं। जो अगला सूत्र है मित्रों वह है एत्येधत्युत्सु, यह वृद्धि संधि का अपवाद सूत्र है, बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी सूत्र के साथ ही आप लोगों के सामने कई अपवाद सूत्रों की लिस्ट आ जाने वाली है, ठीक। गहन अध्ययन से के द्वारा हम लोग देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं यह कैसा सूत्र है, विधि सूत्र है। किसका विधान करता है, इस सूत्र में देखते हैं। कहते हैं एत्येधत्युत्सु, धत्युत्सु ना, तो कह रहे हैं कि अवर्ण वर्ण से परे कोई एच प्रारंभ वाली, एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार आदि वाली धातु हो, और वह धातु कौन सी हो, या तो इण धातु हो या तो फिर एद धातु हो। दो धातु बोले हैं, यानी कि कंडीशन फिर से देखिए, इधर पर में क्या हो और पूर्व में क्या हो, अ हो, इसके बाद में क्या हो, या तो एच प्रत्याहार जिसके आदि में हो, ऐसी धातुएं हो, ठीक। तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं। अब उदाहरण में जो दिया हुआ है उसका दिया हुआ है कि उपैति है ना, हाँ, उपधन एति, ठीक। उदाहरण में जरा अब यहीं से आप लोग देखिएगा कैसे खुल करके सामने आएगा इसका रहस्य, उपधन एति, ठीक। अब देखिए इसका कंडीशन पूरा हो गया इस सूत्र का। एति जो है वह इण धातु का सूत्र, इण धातु का रूप है। एति जो है इण धातु में यह रूप बनता है, और इसके आरंभ में एच प्रत्याहार का वर्ण आया है ए, दूसरा भी कंडीशन पूरा। और इसके पूर्व में देखिए उप के यहां पर प में अ है, तो यह भी कंडीशन पूरा। अर्थात हमारा यह तीनों कंडीशन पूरा हो गया। पूर्व में अ है, प्रारंभ में एच प्रत्याहार आदि अर्थात ए है, और यह इण धातु का रूप है।
तो यहां पर क्या मिला हमको, अ मिल गया, यहां पर मिला ए, तो अब वृद्धि हो जाएगी। अब आप लोग यहीं पर थोड़ा सा रुक करके दिमाग लगाइए स्टॉप करके कि ये कंडीशन तो वृद्धि संधि में भी थी। वृद्धि संधि क्या कहती थी, यही ना कहती थी कि अ या फिर आ के बाद एच प्रत्याहार कोई भी आ जाए, अर्थात ए आई ओ औ ए आ जाए तो वृद्धि हो जाती है दोनों के स्थान पर। तो यह तो वही बतियाना ही है। तो फिर पाणिनि को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई एते धति उत्सु सूत्र लिखने की, इसकी तो आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए थी। यहां पर वृद्धि संधि तो लग ही रहा था। तो यहां पर मित्रों जरूरत इनको इसलिए पड़ गई क्योंकि एक सूत्र है जो एंगी पर रूपम, यहां से ऐसे लिख लेते हैं, एंगी पर रूपम, यह सूत्र है। यह सूत्र क्या कहता है, जब हम लोग अभी आगे जस्ट इसकी वृद्धि संधि के बाद है आगे पढ़ेंगे तो देख लेंगे। यह सूत्र कहता है कि एंग है ना, अ उपसर्ग जिसके अंत में अ हो, ऐसा उपसर्ग के बाद कोई एंग यदि पर में हो तो उसको पररूप आदेश हो जाता है। तो इस सूत्र के अनुसार तो यहां पर यह सूत्र लग रहा था। यह अपवाद सूत्र है किसका, देखिए, वृद्धि रेचिका, वृद्धि रेचिका है ना, ये इसका अपवाद है। ठीक, अब हम आपको एक अपवाद और बता देते हैं यहां पर, आद गुणा, सीधे देखिए एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा अपने आप लोग दिमाग में। आद गुणा, आद गुणा का अपवाद वृद्धि है, वृद्धि का अपवाद एंगी पर रूपम है। तो यहां पर उपसर्ग है, अंत में अ है, परे एंग है, तो यह सूत्र काम करता, इसका अपवाद है। यहां पर पररूप होना चाहिए था, उपेति होना चाहिए था, लेकिन अब इसका भी अपवाद आ गया कौन, एते धत्युत्सु। ये देखिए एते धत्युत्सु, ए आ गया। ठीक, अब आप लोगों को तो सीरियल समझ में आ गया होगा। अपवाद क्रम यहां हम लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, आद गुणा का अपवाद वृद्धि रेची यानी गुण संधि का अपवाद यह सूत्र है। इस सूत्र का अपवाद एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम का अपवाद एते धत्युत्सु। तो इसलिए चूंकि यहां पर वृद्धि संधि प्राप्त थी, लेकिन वृद्धि संधि को रोक करके पररूप आदेश हो करके यहां पर बनता उपेति। क्या बनता था, उपेति बनता, उपधनेति। ठीक, पररूप हो करके, लेकिन यहां पर तो वृद्धि प्राप्त हो रही है, इसलिए महर्षि पाणिनि को पुनः से यह सूत्र लिखना पड़ा कि यदि अ के बाद यदि ईड़ और एद धातु का अगर एच प्रारंभ में हो तो यहां पर आपको वृद्धि ही करना है, और जब वृद्धि कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उपैति। क्या हो जाएगा, उपैति। आगे बातें समझ में। इसी तरह से उपैधते, इसी प्रकार से यह तो अगला हो गया। अब अगला उदाहरण भी इसी प्रकार से है, उपैधते, उपधन एधते, उपधन एधते। अब यहां पर भी देखिए, अब यहां पर अ है, ये कंडीशन पूरा, ये एच प्रारंभ में है ऐसी, तो एच प्रत्याहार वाला है, यह भी कंडीशन पूरा। यहां पर देखिए एद धातु है, ये वाला भी कंडीशन पूरा। अब यहां पर, अब फिर यहां पर अ और ए के स्थान पर यहां पर हमको वृद्धि प्राप्त थी, लेकिन वृद्धि का अपवाद एंगी पर रूपम प्राप्त होने लगा था उपसर्ग होने के कारण। फिर एंगी पर रूपम को रोक करके यह सूत्र आ जाता है, कहता है नहीं भाई उसको वहां पर वृद्धि करो। यहां पर अ और ऐ की जगह ए पर वृद्धि क्या हो गया, ऐ। जब ऐ हो जाएगा तो बाकी आगे की सिद्धि सरल है, आप सभी लोग जानते होंगे, क्या हो जाएगा, उपैधते। अब अक्षरशः इसको तो बताने की कोई जरूरत है नहीं, उपैधते। ठीक, ये तो दो बातें बताई। इसके बाद इसमें हम लोग उठसु, ये उठ ये शब्द छूट गया है भी। हम लोगों ने तो बस ये दो बातों पर चर्चा किया, साथ में यह सूत्र में यह भी कहे हैं
कि यदि उठ शब्द आ जाए तो भी यहां पर वृद्धि होगी। अच्छा, अब आप लोगों को परीक्षा में पहले इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, तब उठ पर चलेंगे। परीक्षा में अगर यह पूछ दे कि यह जो उपैती नजर आ रहा है यहां पर, है ना, ये वाला उपैती, यह बताइए किसका अपवाद सूत्र है ना, किसका अपवाद है? तो देखिए यह एंगी पर रूपम का अपवाद है। यह किसका अपवाद है? एंगी पर रूपम का। उपैधते परीक्षा में दे दिया, उपैधते किसका अपवाद है? अगर ऑप्शन में 4 ठो दे देगा तो यह भी एंगी पर रूपम का अपवाद है। आगे बातें समझ में अब, ये भी एंगी पर रूपम का अपवाद है, ठीक है ना। अब इसमें जो अब उठ शब्द पर चलते हैं, यह कह दिए हैं कि और भी एक शब्द इन्होंने और भी कहा। क्या कहा? कि यदि, यहीं पर थोड़ी में समझ लेते हैं, यदि अ के बाद उठ शब्द आ जाए, है ना, यदि अ के बाद उठ शब्द आ जाए, ठीक, या फिर हाँ, यदि अ जिसके अंत में उसके बाद उठ शब्द आ जाए तो इन दोनों के लिए भी वृद्धि एकादेश हो जाएगी। क्या एकादेश हो जाएगी? वृद्धि एकादेश हो जाएगी। अब इसके लिए यह परिभाषा उदाहरण देते हैं, इसके लिए जो अब उदाहरण देता है उसको देखते हैं। पृष्ठ धन उह, क्या देते हैं? पृष्ठ धन उह, ठीक। ये अब देखिए यहां पर अ है, यहां पर इसके बाद उ आया हुआ है, तो ये उठ शब्द का उ है। ये जो उ आप लोगों को दिख रहा है, यहां उठ शब्द का ये उ है। तो अब हमारा अ वाला भी कंडीशन पूरा, और ये जो उठ शब्द था यह भी कंडीशन पूरा। तो अ के बाद उ आ जाए तो इन दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाएगी, अर्थात अव आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? अव। लेकिन अब आप लोग जरा बताइए कि यह किसका, तब यहां पर अ के बाद उ है तो कौन सी संधि प्राप्त हो रही थी हम लोगों को? अ के बाद उ आता है तो गुण होता है। क्या होता है? गुण। आद गुण हमें प्राप्त हो रहा था। तो यहां पर आद गुण का निषेध करके, इसका निषेध करके, रोक करके, तब एते धुतुत्सु ये सूत्र काम करता है। और काम करके जब यहां पर वृद्धि लगा देगा, वृद्धि आदेश अ कर देगा, तब क्या बन जाएगा? पृष्ठौह। क्या बन जाएगा? पृष्ठौह। आई पृष्ठवाह का। अब आ गया समझ में बात है, ठीक। तो इस उदाहरण से फिर से समझिए, इस सूत्र से हमें 3 उदाहरण मिलते हैं। एक तो उपैती मिला, दूसरा उपैधते मिला, और तीसरा पृष्ठौह मिला, ठीक। तो हमने आप लोगों को बता दिया उपैती और उपैधते एंगी पर रूपम का पद है अगर परीक्षा में पूछे तो। और यदि पृष्ठौह पूछ दिया तो यह किसका पद है? आद्गुणा का पद है। 3 वर्ण आए हैं इसी सूत्र में, एते धुतुत्सु में, लेकिन ये 2 इसके और पृष्ठौह इसका अपवाद हुआ। आगे बातें समझ में, क्योंकि यहां पर हमको गुण को रोक करके वृद्धि हो रहा है और इन दोनों में पररूप को रोक करके वृद्धि हुआ था, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बस ये 2-3 वार्तिक है, 1 2 3 4 वार्तिक हैं। इन चारों वार्तिकों को भी देख लेते हैं, तब वृद्धि संधि समाप्त हो जाएगी। तो आगे यह वार्तिक है, यह भी अपवाद है। यह अपवाद पाणिनि से लिखना छूट गया था, तब यह जो है कि लिखते हैं वार्तिककार की अक्षादुहिन्यामुप संख्यानम, अर्थात कहते हैं कि अक्ष के बाद, यह बिल्कुल सरल है, अक्ष के बाद यदि उहिनी शब्द आ जाए तो इन दोनों के स्थान पर भी एक वृद्धि आदेश होती है, ऐसा कहना चाहिए था पाणिनि को, लेकिन यह पाणिनि से छूट गया था। तो कोई बात नहीं, कात्यायन तो थे, उन्होंने बता दिया। अब यहां पर देखिए वृद्धि आदेश होगा तो यहां पर क्या है? अ है अक्ष में, और यहां पर क्या है? उ है। अब जरा बताइए यहां पर क्या हमको प्राप्त हो रहा था? गुण प्राप्त हो रहा था आद्गुण से।
आद गुणा से गुण प्राप्त हो रहा था। तो यह जो है कि किसका अपवाद हुआ, यह वार्तिक परीक्षा में पूछ दिएगा आप लोगों से कि अक्षाद्वैन्याम उपसंख्यानम किसका अपवाद है ना, किसका अपवाद है, तो गुण का अपवाद है, आद गुणा का अपवाद है। मैं लिख देता हूं अपवाद किसका है, यह सूत्र आद गुणा का, नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछ चुका है। और यह भी पूछ चुका है अक्षाद्वैन्याम उपसंख्यानम किसका विधान करता है, चूंकि यह भी विधान ही कर रहा है, तो किसका विधान करता है, वृद्धि का। किसका विधान करता है, वृद्धि का। तो ये 2 पॉइंट आप लोग बिल्कुल अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो यह गुण को रोक करके अब यहाँ पर वृद्धि कर रहा है। बातें आगे यहाँ पर क्या वृद्धि होगा, वृद्धि 3 है, आ आई औ। तो यहाँ पर क्या वृद्धि होगा, इसका उच्चारण स्थान कंठ, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। यहाँ पर कंठ ओष्ठ, ए दैतो ओ दैतो कंठोष्ठम, यानी कि औ यहाँ पर इनके वृद्धि आदेश होगा उन तीनों में से, ठीक। औ जब आदेश होगा तो अक्षौहिणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अक्षौहिणी। यह आप लोग जानते ही हैं, इसमें तो कोई भी विशेष समझाने या विशेष कठिनाई वाली बात नहीं है, ना कोड़ा होकर के अक्षौहिणी बन जाता है। आगे बातें समझ में। लेकिन ये तो है ही है अक्षौहिणी, जो भी संधि प्रश्न पूछता है अक्षधनुहिणी अक्षौहिणी होता है, ये तो परीक्षा का फेमस प्रश्न है। लेकिन ये 2 भी प्रश्न विगत परीक्षाओं में कुछ परीक्षाओं में पूछा है, तो इन दोनों को भी हमें नोट कर लेना है। अब अगला वाला वार्तिक हम लोग अब देखते हैं, रुक देना, अब जो अगला वार्तिक है वह है प्राद ऊहो ढोढे शेषु, है ना। अब यह वार्तिककार क्या कहना चाह रहे हैं, जो पाणिनि से छूट गया था, कह रहे हैं कि प्र के बाद यदि उढ़ उह क्या आएगा, ऊह आए, फिर यहाँ पर देखिए गुण संधि हुई है, दीर्घ उकार और ढ उढ़, अ उ को मिलके ओ हो गया है ना, तो ऊह आवे, फिर क्या आ जाए, उढ़ आवे, यहाँ पर भी दीर्घ उकार ही रहेगा, उढ़ आवे, या फिर कह रहे हैं कि ऊढ़ी, यहाँ पर यड़ संधि हुई है, ऊढ़ी आवे, या फिर कह रहे हैं कि एश, है ना, एश, यहां पर क्या आ जावे, एस आवे, या फिर शैशु, यानी कि एशिया, एस, यह 5 शब्द आ जाए, ठीक। प्र के बाद नोट कर लीजिए, प्रधन 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 और प्रधन। यहां पर कंडीशन सिर्फ प्र का ही रखे हैं, इधर इतने शब्द रखे हैं कि यदि आ जाते हैं तो इन दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो। क्या आदेश हो, दीर्घ एकादेश हो, ठीक। अब जरा सोचिए, प्रधन उ, अब दीर्घ एकादेश होगा, अ के बाद उ का अगर दीर्घ एकादेश होगा तो क्या हो जाएगा, औ। चूंकि यहाँ पर अ है, यहाँ पर उ है, तो जब अ और उ का जब वृद्धि हम लोगों को करना होगा, तो इन दोनों का जो होगा वह क्या होगा, औ ही होगा ना, क्योंकि जो मिलेगा कंठ और ओष्ठ, तो औ हो जाएगा। तो प्रौह, प्रौह का अर्थ होता है तार्किक, प्रौह का अर्थ क्या होता है, तार्किक। फिर इसी का हम देख लेंगे प्रधन ऊढ़, प्रौढ़, क्या हो जाएगा, प्रौढ़, प्रौढ़ अर्थात कि जो युवा हो जाता है उसको बोलते हैं प्रौढ़। अब इसको प्रौढ़ी, अब फिर इसका भी वृद्धि हो जाएगा प्रौढ़ी। उससे हम उसी तरह, इसमें तो ज्यादा कुछ मित्रों बताना है नहीं जो कि हम आप लोगों से चर्चा करें या बताएं, ठीक, विसर्ग रहेगा यहां पर। अब देखिए प्रधनेश्य, क्या हो जाएगा इसका, प्रैशः, प्रैशः मतलब भेजना, और फिर यहां पर भी प्रधनेश्य क्या हो जाएगा, प्रैश्य, अर्थात जिससे भेजवाया जाए, अर्थात नौकर जिसको कहे। अब यहां पर देखिए ये जो कंडीशन हम लोगों को यहां पर 3 जो मिलता है, प्र के बाद उ, अ के बाद उ, अ के बाद उ, ये तीनों किसके अपवाद हैं, आद गुणः के,
ये तीनों किसके अपवाद हैं? आद गुणा के, क्योंकि यहाँ पर गुण प्राप्त था, आद गुणा को रोक करके यह वार्तिक आ करके यहाँ पर वृद्धि कर देता है। ठीक, और यह दोनों किसके अपवाद हैं? प्र अकारांत उपसर्ग के बाद एंग आया है, इसलिए एंग पदांता आदत्त के हैं। किसके हो गए हैं? एंग नहीं, यहां पर आ गया है एंगी पर रूपम के, एंग पदांता आदत्त ने एंगी पर रूपम के, यह किसके अपवाद हो गए? एंगी पर रूपम के, राइट। तो यहां पर अब देखिए परीक्षा में जो प्रश्न, चूंकि यहां पर एंगी पर रूपम प्राप्त है इसलिए इसके अपवाद हो गए। अब यहां पर अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि प्रैसह या प्रैस्या किसका अपवाद है? ये दोनों, तो एंगी पर रूपम का अपवाद है। ये तीनों किसके अपवाद हैं? तो आद गुणा के अपवाद हैं। और ये वार्तिक अगर आ जाए परीक्षा में कि ये वार्तिक किसके अपवाद है, किस सूत्र का अपवाद है, और अगर सूत्र ऑप्शन में दे दिया आद गुणा और एक बार दे दिया एंगी पर रूपम, अगर ये दोनों अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो फिर उपर्युक्त दोनों होगा। इन दोनों का अपवाद यह है वार्तिक, है ना। और अगर मान लेते सिर्फ एक ही दिया हुआ है तो परीक्षा में जैसे भी देगा हम उसको अपवाद लगा लेंगे। ये तो एक्सटर्नल प्रश्न हो गए, लेकिन ये जो है हमारा परीक्षा में तो पूछता ही है संधि संधि विच्छेद, तो इसे हम लोग याद ही रखेंगे। अब हम लोग अगला सूत्र देखते हैं, अगला वार्तिक देखते हैं। ऋते च तृतीया समासे, यह वार्तिक क्या कहता है इसको सुनिए। देखिए, अ के बाद यदि री वर्ण आता है तो, ऋते अ वर्ण के बाद यदि री वर्ण आता है तो इन दोनों के स्थान पर एक वृद्धि एकादेश होगा, लेकिन कंडीशन रख देते हैं तृतीया समासे कि अ के बाद री आए लेकिन यह तृतीया समास में ही हो, तृतीया समास में रहेगी तभी यह वृद्धि एकादेश होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, हम इसका दोनों उदाहरण बताएंगे भी आप लोगों को। जैसे देखिए है सुखेन ऋतः, है ना, यह देखिए हो गया क्या? लौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह, जब हम इसी को अलौकिक विग्रह करते हैं तो कैसे करते हैं इसका लौकिक विग्रह? सुख, फिर इसमें जो तृतीया का कौन सी विभक्ति होता है? टा, फिर ऋत और शु, हम विभक्तियों का लोप कर देते हैं। तृतीया समास है ना, इसमें दिख रहा है आप लोगों को, तृतीया तत्पुरुष दिख रहा है। अब यहां पर हम लोग क्या कर देंगे? सुख धन, अब कर देंगे रित, सुख धन रित, आ गया ना। तो देखिए यहां पर अ दिख रहा है सुख में और यहां पर रि दिख रहा है और तृतीया समास का कंडीशन भी है, तब कहते हैं इन दोनों के स्थान पर वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि का मतलब आ, क्या हो जाएगा? आ, ठीक, आ हो जाएगा तो उरण रपरा फिर यहां पर लग करके आर होगा। वो सारी प्रक्रिया हम लोग गुण में पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुखार्तः क्या बन जाएगा? सुखार्तः। आ गई बातें समझ में? लेकिन ये तृतीया समास होना चाहिए। इसके प्रत्युदाहरण में लघु सिद्धांत कौमुदी में ही दिया हुआ है। यह प्रत्युदाहरण भी परीक्षा में पूछता है मित्रों, तो प्रत्युदाहरण का भी याद रहे। जैसे है परम धन ऋतः, इसका क्या होगा? तो फटाक दे परमार्थः नहीं लगा देना है हम लोगों को, इतना ध्यान में रहे। परमार्थः इसका नहीं बनेगा, इसका क्या बनेगा? चूंकि यह कौन सा समास है? यह कौन सा समास है? कर्मधारय। यहां पर कौन सा समास है? कर्मधारय। तो ये कर्मधारय में वृद्धि न हो जाए इसीलिए ये तृतीया समासे कहे। अगर ये यहां पर तृतीया समासे नहीं कहे रहते तो ये अ के बाद री यहां पर जो आया है तो यहां पर भी दीर्घ हो जाता, तो यहां पर भी दीर्घ न हो इसलिए इन्होंने तृतीया समास से कह दिया, नहीं तो कर्मधारय आता। कौनो अगर यहाँ सब तृतीया समासे नहीं कह रहे थे, बस समासे कह दिए रहते तो कौनो समास आ जाता तो के बाद री आने पर वृद्धि हो जाता। तो यहाँ पर कर्मधारय है इसलिए वृद्धि न होकर क्या बनेगा? परमर्थः। क्या बन जाएगा? परमर्थः। नहीं तो यहां पर भी आपका
परमार्थः बन जाता। क्या बन जाता? परमार्थः। इस तरह से क्या बना? परमार्थः। आगे बातें समझ में। तो ये भी है परमार्थः में कौन सी संधि है? यहां पर अ के बाद री आता है तो कौन सा संधि लगता है? कौन सी संधि हुई है? यह भी याद रख लीजिए, गुण संधि। आदगुणः लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पर? आदगुणः। आदगुणः लग करके कौन संधि हो जाएगी? गुण संधि। तो अगर परमर्तः दे चाहे परम धन रीतः, परीक्षा में दे दिया परम धन रीतः, इसका संधि कीजिए तो आपको ऑप्शन में परमार्थः भी देगा, परमार्थः भी देगा। इतना याद रखिए, परमार्थः और परमार्थः दोनों देगा। यहां पर इस पे हमारा रहेगा, परमार्थः और परमार्थः दोनों देगा। तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना? तो कंफ्यूज नहीं होना है, परमार्थः ही रहेगा, परमार्थः नहीं बनेगा। परमार्थः सुखार्थः इस तरह बनेगा। ये वाला नियम हम लोगों को यहाँ पर लगाना नहीं है। आगे बातें समझ में। तो इससे हम लोगों को सावधान रहना है। और परमार्थः में कौन सी संधि है? गुण संधि। अब आइए हम लोग इस आखिरी आज की कक्षा के इस आखिरी वार्तिक को देखते हैं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण वार्तिक है। प्रायः परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न, संधि विच्छेद जो उदाहरण है इसका दिया जाता है। तो देखिए, प्रवत्सर कंबल वसनाड़ दशानाम ऋणे। यह क्या कह रहा है? देखिए, प्रवत्सर कंबल वसन ऋण, है ना, दशानाम ऋण यानी कि 10। इतने शब्द कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। इन 10 शब्दों के बाद यदि ऋण शब्द आता है तो इन दोनों के स्थान पर अ और री के स्थान पर एक वृद्धि एकादेश हो जाता है। उदाहरण में देखिए, जैसे प्र, फिर क्या है? वत्सतर। इसको लिख लेते हैं वत्सतर। उसके बाद क्या है? कंबल। उसके बाद क्या है? वसन। उसके बाद क्या है? ऋण। फिर क्या है? 10। ठीक, ये रहे 6 वर्ण। इन 6 के बाद कह रहे हैं कि यदि ऋण शब्द आ जाता है तो, देखिए, ऋण शब्द यदि आ जाता है तो इन दोनों के स्थान पर एक वृद्धि एकादेश हो जाएगा, है ना? ऋण शब्द आ गया इतना। अब देखिए, यहां पर अ है, यहां पर री है ना, तो अ के बाद चाहे इसमें देखिए वत्सतर, यहां पर भी देखिए बराबर अ के बाद यदि री आता है तो कौन सा संधि प्राप्त होता है? आदगुणा से हमको गुण प्राप्त होता है। लेकिन यह गुण का निषेध करता है यह वार्तिक। गुण का निषेध करके यह क्या करता है? वृद्धि। तो अगर परीक्षा में आ जाए कि यह वार्तिक क्या करता है, तो यह देखिए वृद्धि करता है। एकदम नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न कैसे भी घुमा फिरा करके पूछेगा। हम लोग इसको बिल्कुल अलग अलग करके पढ़ रहे हैं। तो यह क्या कर देता है? इसको वृद्धि कर देता है। अब ये वृद्धि कर दिया इसको, तो जब वृद्धि करेगा तो क्या बन जाएगा? प्रधन ऋण बराबर क्या बन जाएगा? प्रारणम, है ना? प्रधन ऋण बराबर प्रारणम। ठीक, इसमें भी वृद्धि और ही का वृद्धि आर होगा। आर वही उरड़ रपरा वाला सूत्र। बाकी से प्रक्रिया हम लोग जान चुके हैं, बार बार रिवीजन करने से टाइम वेस्ट होगा। वत्स तरारणम, है ना? अब इसका क्या बन जाएगा? वत्स तरारणम यानी कि बछड़े के लिए ऋण, है ना? वत्स तरारणम यानी बछड़े के लिए ऋण, और ये दोनों वृद्धि मिलके वत्सरारणम। ठीक, इसी तरह से इसका क्या बन जाएगा? कंबलारणम। कंबलारणम, है ना? ये बन गया कंबलारणम अर्थात कंबल का ऋण, है ना? कंबलारणम अर्थात कंबल का ऋण। आगे है वसन धन ऋण। यह रहा वसन धन ऋण, वसनारणम। बाकी शेष बातें, शेष कार वही रहेगा, वसनारणम। कोई कठिन नहीं है। ऋण ऋण धन ऋण ऋणारणम। यह देखिए आप लोगों को ऋणारणम, ऋणारणम, है ना, इस तरह से लिखा जाएगा।
तो ये आप लोगों को कठिन है, परीक्षा में पूछ चुका है, ऋणार्णम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऋण धन ऋण है ना, ऋण धन ऋण। अब अ और ऋ मिल करके आर, तो ऋणार्णम हो गया। अब उसी तरह 10 धन ऋण दशार्णम, क्या हुआ, दशार्णम हो गया। आई बातें समझ में? ठीक, तो ये रहा हम लोगों का ये वार्तिक, है ना। इस वार्तिक में अब इसमें से हम लोगों के ये सारे जितने भी उदाहरण दिए हैं, इन उदाहरणों को हम लोगों को याद कर लेना है, क्योंकि परीक्षा में कहीं से भी इनका संधि या संधि विच्छेद पूछ सकता है, इसलिए आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अब इसके साथ ही यह आज की कक्षा हम लोग समाप्त करते हैं, काफी समय हो चुका है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे उपसर्गात ऋति धातु सूत्र का अध्ययन। अब उसके आगे कल की कक्षा में अगर हम लोग अब करेंगे। मित्रों, अगर आप लोगों के समझ में आया होगा, कैसा लगा होगा, तो एक बार हमें कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। अगर मान लेते हैं कोई बीच में कहीं बोलते वक्त ध्यान इधर उधर चला जाता है कभी, तो कुछ अगर गलत भी अगर इसमें से हो गया होगा, कहीं यात्रा मात्रा जो भी कुछ हो, तो उसे भी आप लोग हमें ये बताइएगा अवश्य ही। और नमो नमः।